हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग द प्लानर ऑफ द जून मंथ दैट आई हैव मेड। प्लानर बनाने से पहले हम थोड़ी बेसिक मैथ कर लेते हैं। एज हमारा एग्ज़ाम मई में होगा नेक्स्ट ईयर, तो हमारे पास मई के लिए 11 मंथ्स है प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर हम जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो जून टू अप्रैल हमारे पास 11 मंथ्स रहेंगे और उनमें से 8 मंथ्स हम प्रिपरेशन की सिलेबस कंप्लीशन में देंगे और 3 मंथ्स हमें रिवीजन में रखनी है। बिकॉज फॉर मी, जैसे कि हमारे पास कोचिंग्स होती है, तो कोचिंग में जो सिलेबस कंप्लीट होता है, कुछ का जनवरी में हो जाता है, कुछ का फेब एंड तक रहता है और कुछ तो मार्च में भी होता है जिनका लेट बैच लगता है। तो सेफ साइड में रह के एज मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो आई थिंक मैं जैन तक अपना सिलेबस एक बार रिवाइज कर दूँगी और सिलेबस कंप्लीट भी कर दूँगी प्रॉपर फुल। से मेरा मतलब है कि एक बार हम उनके लेक्चर्स देखेंगे, जो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है या तो वो नोट्स रेफर कर या तो फिर वो अपने खुद से नोट्स बनाएं। मैं तो ये आप एक बार ना उन नोट्स को एक बार देख लेना, अगर आपको लगे कि हाँ आप उनसे कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं भी अपने नोट्स से ही पढ़ पाती हूँ और किसी और के नोट्स मैंने ट्राई करे थे पढ़ने के लिए, बट मुझसे नहीं हुआ था। तो आई थिंक आप उनको एक बार देख लेना, एनसीईआरटी रीडिंग ले लेना और उसके बाद आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस रखना है। और नेक्स्ट जो हमारे पास 3 मंथ होंगे, फेब टू अप्रैल, हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस पर सिर्फ रिवीजन करना है। और उस समय जो रिवीजन होगा वो हाई पेस पे होना चाहिए, क्योंकि हम आपको डेली मॉक टेस्ट देनी है या मंथ में हम आपको मतलब मिनिमम हर हफ्ते 2 या 3 मॉक टेस्ट तो देनी ही है। सो फॉर नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ और लास्ट में जो हमारी टेस्ट सीरीज़ निकलती है लास्ट के 3-4 मंथ्स में, मैं उनको ज्वाइन कर लूँगी या तो ऑफलाइन देख लूँगी। मेरा अभी तक तो यही है कि मैं ऑफलाइन दूँगी, बाकी देखते हैं उस समय किस तरह की सिचुएशन रहती है। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे जैन में हमारे को छुट्टियाँ होती है और फेब से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेज के। तो मे बी इस बार ओवरलैप ना होए तो मैं ऑफलाइन देने की सोचूंगी। तो एज सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट मेरा होगा कि मैं जनवरी एंड तक करूँगी अपना सिलेबस कंप्लीट और फेब से या फेब एंड तक मैं अपना टेस्ट या रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी। तो एज हमारे पास टोटल 79 चैप्टर्स है और हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 8 मंथ्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे को करना पड़ेगा 10 चैप्टर्स पर मंथ। आई नो ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट कोचिंग में भी ऐसा ही होता है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ईजी चलते हैं चैप्टर्स, बहुत स्लो पेस पे चलता है, बट बीच में ना वो लोग बहुत ही जल्दी भगा लेते हैं सिलेबस और लास्ट में तो बस ये बोलते हैं कि बस आप ये PDF पढ़ लो। बिकॉज हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो मैं यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग में आप वो चैप्टर्स रखना जो बेसिक क्लियर करे आपके। जैसे कि फ़िज़िक्स के लिए मैंने अभी जून का प्लानर जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले तो बेसिक मैथ रखा है। बिकॉज़ फ़िज़िक्स मेरे को लगता है सबका ही टफ़ पार्ट है और मेरे लिए भी था, बट मेरे को ज़्यादातर आपको ये बोलूँगी कि बेसिक मैथ में वेक्टर्स हो गया, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ्स, इनको अगर हम पक्का कर लेंगे ना तो हमारी पूरी फ़िज़िक्स बहुत ईजीली हमारी कंप्लीट हो जानी है और हमें बहुत ही मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे किसी भी चैप्टर में। बिकॉज ये वो कंसेप्ट्स हैं जो हमें आगे जाके हर चैप्टर में मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी चैप्टर है ना हमारे 12th के, वो सब में ये होगा ही होगा और हमें इसके कंसेप्ट यूज़ करने ही पड़ेंगे। बिकॉज जो हाई लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं ना दूसरे चैप्टर्स के, उसमें भी इनका पार्ट होता है, तब जाके वो टफ बनते हैं, अदरवाइज वो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन, और इस चैप्टर को भी एक बार अच्छे से कर लेना, बिकॉज इसमें ना जैसे कि एरर्स वाला पार्ट आ जाता है, एरर्स वाला पार्ट आ गया, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स और हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गॉज हो गया, वो सब कुछ इसमें आता है। और ये हमारा एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स जो है हमारी उसके पार्ट है, तो अगर हम ये भी कर देंगे ना तो हमारा वो भी पार्ट हो जाएगा। फिर इज़ 1 डायमेंशन इज़ 2 डायमेंशन, ये वाला चैप्टर भी बहुत आसान है, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर्स हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो ये है इसको इन्हीं कंसेप्ट्स को हमें इन पे अप्लाई करना है और ये भी क्लियरली हमारे ईजीली हो जाएंगे। उसके बाद ये तो मेरा फ़िज़िक्स का पार्ट है जो मैं इस मंथ करूँगी, बिकॉज़ आई ट्राई कि ये अच्छे से हो जाएगा, तो मेरे इतने क्वेश्चंस तो मतलब ऐसे सोचो कि ये तो कहीं नहीं जाने वाले ये वाले मार्क्स। फिर आ जाएगा जीओसी वाला पार्ट। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे ये बिल्कुल नहीं आती एंड मैं वही पहले करूँगी इस बार जो मुझे नहीं आती। बिकॉज़ अगर मैं इसको भी स्टार्टिंग में कर दूँगी
तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर मैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ये पढ़ते रहूँ तब जाके कहीं मुझे ये लास्ट में लगेगा कि हाँ मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। बिकॉज़ मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे को इसके सारे कंसेप्ट आते थे बट क्वेश्चन अप्लाई करने नहीं आते थे, क्योंकि मैंने उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी ही नहीं थी। जो ये रखे हैं आईयूपैक, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 एंड रिएक्शन मैकेनिज्म 2, और मैं जीओसी के लेक्चर देख रही हूँ पंकज सर वाले प्रीवियस बैच के। तो मेरे पास उसके नोट्स भी थे पंकज सर वाले, तो मैं उन्हीं को एक बार टेली कर रही हूँ बिकॉज उनको आप पढ़ोगे ना तो आपको वैसे समझ नहीं आएगा। तो मैं उसको लेक्चर्स के साथ साथ देख रही हूँ बिकॉज उसने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई हुई है। सो आई एम ट्राइंग कि मैं एनसीईआरटी तो करूँगी जीओसी की, और नोट्स भी करूँगी। 11th और 12th दोनों जीओसी मैं ट्राई करूँगी इस बार कंप्लीट करने का। जो ये वाला पार्ट है ना, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन तो इसमें सिर्फ या तो आईयूपैक का आएगा और इनमें नहीं आएगा डायरेक्ट, बट मेनली इनके जो कंसेप्ट्स हैं ना वो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में लगेंगे। तो अगर ये आपका हो चुका है ना जीओसी, तो समझो आपका 50% तो हो ही गया है सिलेबस ऑर्गेनिक का, बिकॉज इनको आपको ना बस आगे वाले चैप्टर्स में अप्लाई करना आना चाहिए। तो मेरे लिए ये ज़्यादा टफ रहेगा इस बार, और आई ट्राई कि मैं इसको इस बार इस मंथ में तो कर ही दूँ। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, पर मेरा यही मोटिव रहेगा कि मैं इस सिलेबस का जो भी मैंने लिखा हुआ है इसका मैं ऑलमोस्ट 80% तो कवर कर ही दूँ। और फॉर बायो आई एम थिंकिंग कि मैं इस बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये 3 ही चैप्टर लूँगी। बिकॉज हमें पता है कि हम बायो इजीली कर देंगे। लास्ट के अगर हम आपको 3 मंथ्स भी मिलेंगे, हम बायो एनसीईआरटी को अगर अच्छे से रीडिंग भी ले लेंगे ना, उसके अच्छे से रिवाइज़ कर देंगे एनसीईआरटी को 3-4 बार, तो हमारे आराम से 300+ मार्क्स आ जाने हैं। बट जब ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात आती है तो हम नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज इसके लिए हमको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हुई होगी तभी हम इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं और तभी जाके कई मार्क्स आएंगे। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं जो इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि इनसे टोटल ओवरऑल मैं बता रही हूँ 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज इनका सिर्फ या तो वेक्टर से एक क्वेश्चन आना है, और जो बाकी के 3 चीज़ें ये तो सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं अप्लाई होना ही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इनसे 2 क्वेश्चन आएगा, इससे 3, इससे 1, और जीओसी में भी जैसे मैंने बोला कि आईयूपैक से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, और बाकी 3 तो सारे चैप्टर्स में अप्लाई होना है। तो अगर ये आ जाएगा तो समझो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के वो आपके ईजिली हो जाने हैं। तो उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिससे 4 आएंगे, आए हैं, मतलब 2023 में आए थे इससे 4, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देख रही हूँ। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से 2। तो इन सब का जब मैं टोटल देख रही हूँ तो इनमें 20 क्वेश्चन बन रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो 20 क्वेश्चंस का मतलब है 80 मार्क्स। तो अगर हम इतना भी कर देंगे ना एक मंथ में, तो आप समझो 80 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट कि आने वाले फर्दर चैप्टर्स में इन्हीं सब का कंसेप्ट लगेगा, तो बाकी चैप्टर भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे करने के लिए। कि जो ये मैंने प्लानर बनाया है ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग देख लेना किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर आपने रखने हैं। बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हो ना तो आप पहले इन्हीं चैप्टर को पहले करो, और केमिस्ट्री के लिए आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप फिज़िकल स्टार्ट करना चाहते हो, आपको इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है या ऑर्गेनिक में। जैसे मुझे ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है तो मैं ऑर्गेनिक पहले स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि मुझे उसका पहले डर ख़त्म हो जाए कि हाँ इतना, मतलब अगर मैं 3-4 बार इसको अच्छे से और रिवाइज करूँगी तो मे बी मेरा डर ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि मेरे साथ फिज़िक्स में भी यही हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर हमें पता है कि फ़िज़िक्स किसी को उतनी अच्छे से नहीं समझ आती है और सब डरते हैं फ़िज़िक्स से। तो मेरा यही था कि मैं सबसे पहले फ़िज़िक्स ही करूँगी, और फिज़िक्स में मैं कहीं ना कहीं अच्छी हो गई थी। तो मैंने अब वही चीज़ केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करा है कि मैं जीओसी पहले करूँगी, ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगी। तो अगर मुझे ये आ जाएगा तो मेरे को आगे के चैप्टर्स भी समझ आने लग जाएंगे। एंड फॉर बायो में भी थोड़ी कम चैप्टर्स ले रही हूँ, बट इनकी भी वेटेज अच्छी खासी है। तो बाकी आप अपना प्लानर अपने अकॉर्डिंग बनाना, और इस अपने अकॉर्डिंग देखना कौन कौन से चैप्टर्स आपको रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।